हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। और आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप जो टेस्ट सीरीज चल रही थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, तो उसका फोर्थ पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ शिवम वर्मा, और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जिसका पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, दूसरा है मुनीस रजा, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सोचिए। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या कर देना, लाइक करके मुझे बता देना। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, 10 में से कितने मार्क्स आए हैं ये ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और आप लोग अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग क्या कर लेना, एक बार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, बस इतना ही मांगता हूँ आपसे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते सीधा टॉपिक पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक्चुअली में इन्होंने जब स्थापना की थी तो इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, इसका नाम था मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एग्लो ओरिएंटल ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम क्या था, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट, ये मुनीस राजा देखो, मुनीस राजा थे। इन्होंने जेएनयू की स्थापना की थी। किसकी, जेएनयू। इसका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1969 को। 14 नवंबर 14 नवंबर 1969 को। 14 नवंबर 1969 को किसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी हुई थी जेएनयू की। जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसका मदन मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर 3 लिखा है। मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी बीएचयू की। बीएचयू, बीएचयू को फुल फॉर्म क्या होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बीएचयू की स्थापना को श्रेय जो जाता है वो मदन मोहन मालवीय को जाता है। लेकिन ये एक्चुअली केवल सिंगल पर्सन नहीं थे, इसके साथ 2 पर्सन और थे जिन्होंने इसके साथ स्थापना की थी। दूसरा कौन था, एनी बेसेंट। और तीसरा एक और था, तीसरा थे सुंदरलाल। कौन थे, सुंदरलाल। तो आप लोग याद रखना, अगर बीएचयू में से किसी भी एक का नाम दे दिया जाए तो आप टिक कर सकते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, दूसरा एनी बेसेंट और तीसरा सुंदरलाल। ठीक है, तो ये बीएचयू की स्थापना में 3 लोगों का हाथ था। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और फिर से एक बार देखिए, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। इसी का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। मुनीस रजा थे, उन्होंने जेएनयू की स्थापना की थी। उन्होंने जेएनयू की स्थापना की थी, जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब की थी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 14 नवंबर 1969 को। 14 नवंबर 1969 को। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, कब किया था, तो 1916 में। और इसके साथ 2 पर्सन थे, नाम क्या था, एनी बेसेंट और सुंदरलाल। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड नंबर, सवाना जो एक प्रकार की घास के मैदान है, निम्न में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं नहीं पूछ रहा है, कहाँ नहीं पाए जाते हैं पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग सोचिए। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी एशिया, 3 ऑस्ट्रेलिया और डी उत्तर अमेरिका। तो सोचिए फ्रेंड, आपके पास 1 मिनट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका। देखो दक्षिण अफ्रीका में और कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ वेल्स,
वेल्ड्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड्स नामक घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। एशिया की बात है, ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं, वो उनको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में पेरी। उत्तरी अमेरिका में पेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, सवाना जो है वो तीन जगह पाए जाते हैं। पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा एशिया और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर तीनों में है, जो सवाना के घास के मैदान है वो 3 में पाए जाते हैं। इसका मतलब ए, बी और सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब डी नंबर, ठीक है, सही है। क्यों? उत्तरी अमेरिका में पेरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सवाना नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के सामने, और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को बहुत सब कुछ क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात टॉर्नेडो। दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात टॉर्नेडो चक्रवात निम्न में से कहाँ पर नहीं आता है? ठीक है फ्रेंड, कहाँ नहीं आता है पूछ रहा है। तो आप लोग देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कैरिबियन सागर, बी मैक्सिको की खाड़ी, 3 मिसौरी घाट और 4 हिंद महासागर। कौन कौन से? ए नंबर कह रहा है कैरिबियन सागर में नहीं आता है, बी मैक्सिको की खाड़ी में नहीं आता है, सी मिसौरी घाट में नहीं आता है और डी हिंद महासागर में नहीं आता है। तो फ्रेंड सोचिए ज़रा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंद महासागर, मतलब डी इज करेक्ट। हिंद महासागर में चक्रवात कौन सा आता है? तो हिंद महासागर में आता है। यहाँ पर चक्रवात को क्या बोलते हैं? चक्रवात ही बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइक्लोन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइक्लोन। मिसौरी घाट जो है, और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, यहाँ पर तीनों में, ठीक है, तीनों जगह क्या है? कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और मिसौरी घाट में टॉर्नेडो, टॉर्नेडो जो चक्रवात है, ठीक है, टॉर्नेडो चक्रवात यहीं पर आता है, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और मिसौरी घाट। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है। चक्रवात होता क्या है असल में? चक्रवात होता क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चक्रवात का नाम चक्रवाती होता है अपने हिंद महासागर में, क्योंकि ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन में इसका नाम चक्रवाती पड़ जाता है। ओके, चक्रवात कहाँ आता है? तो ये सागर में आता है। चक्रवात पहली बात आता कहाँ है? तो ये आता है सागरों में, सागरों में आता है। चक्रवात सागर या महासागरों में आता है। ओके, इसका और दूसरा नंबर देख लीजिए। चक्रवात जो है विपरीत तापमान वाली हवाओं, ठीक है, विपरीत तापमान वाली हवाओं के मिलने से बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ ठंडी, ये ठंडी पवनें हैं, ये गर्म पवनें हैं, ये ऊपर से गर्म पवनें गई, नीचे से ठंडी पवनें आ गई, जहाँ पर मिल गई, जहाँ पर मिल गई वहाँ क्या हो जाता है? चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, वहाँ हो जाता है चक्रवात। चक्रवात जो होता है वो कैसा होता है? इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहली बात तो चक्रवात जो होता है वो सागरों में आता है या महासागरों में आता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दो विपरीत तापमान वाली, ठीक है, दो विपरीत तापमान वाली हवाओं के मिलने से क्या बनता है? चक्रवात बनता है। कौन कौन सी? दो विपरीत मतलब ठंडी पवनें और गर्म पवनें, जहाँ पर मिल जाती है वहाँ पर क्या हो जाता है? अंडाकार, ठीक है, अंडाकार या गोलाकार, एक क्या बन जाता है? गोलाकार बन जाता है, और वो हो जाता है चक्रवात। ओके, इसके बाद देखिए, ये तो रहा चक्रवात की बात। अब देखो एक और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ठंडा जल है, ठंडी जल धारा, और यहाँ पर गर्म जल, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा यहाँ पर आई, गर्म जल धारा ऊपर गई। इसके बाद जहाँ पर मिला वहाँ पर क्या हो गया?
वहाँ पर यहाँ से धुआं उठा और यही धुआं क्या बन गया, कोहरा बन गया। ठीक है, तो क्या ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा के मिलने से क्या बनता है, कोहरा, और ठंडी हवा और गर्म हवा के मिलने से क्या बनता है, तो वो बनता है चक्रवात। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, और देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं ज़रा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, दिए गए राज्यों में कहाँ पर विधान परिषद स्थित नहीं है। तो दिए गए राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है, आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी राजस्थान। तो इसका सोचिए फ्रेंड। तो जब तक मैं बात कर लेता हूँ ट्रिक की, तो देखिए इस ऑप्शन के लिए मैं ट्रिक मैंने भी लिख दिया है आपके सामने, और इसको आप लोग क्या करें, इसकी ट्रिक है जाट कुंभ। जाट कुंभ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अब क्या है, विधान परिषद नहीं है, वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। तो इसको आप लोग क्या कर लेना, इसको आप लोग मार्क कर लेना, जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्यों, जब से इसको यूटी बना दिया गया है तब से यहाँ से विधान परिषद छीन ली गई है। ओके, तो इसका नाम देखिए, ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, टी से हो जाएगा तेलंगाना, के से हो जाएगा कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और बी से बिहार। तो सोचिए इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं दिया है इसमें, कर्नाटका देखिए कर्नाटक भी है, बिहार है, बिहार भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर राजस्थान है, यहाँ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। राजस्थान में क्या है, विधान परिषद नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, और सोचिए उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन है। पहला नहीं पूछा है, पहला पूछता तो आप लोग क्या किस पे जाते, तो आप लोग रसिया की तरफ चले जाते। ओके, तो आप लोग बताइए तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया, चाइना और कनाडा और भारत। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन और सी कनाडा और डी भारत। तो सोचिए फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चाइना इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, चाइना इज करेक्ट। चाइना क्या है, विश्व में तीसरा बड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा है और बाकी जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर है। ओके, देखो मैं क्लियर करता हूँ, आज के बाद अब कभी नहीं भूलेंगे कि देश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और क्रम बाई कौन से हैं। ये रहा आपके सामने वर्ल्ड मैप, इसके सामने आज आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, तो देखते रहिए। सबसे पहले रसिया दिख रहा है, आप लोगों को इसके फर्स्ट मार्क करना है, और इसके जस्ट सामने आ जाना है, इसके जस्ट सामने है क्या है, कनाडा, जस्ट सामने इसके क्या है, कनाडा। तो इसको नंबर 2 मार्क कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को मैप थोड़ा आना चाहिए, मैप में ये आना चाहिए कौन कॉन्टिनेंट कहाँ स्थित है। ओके, तो रसिया, सबसे पहले रसिया, उसके सामने आ जाएंगे कनाडा, फिर आ जाएंगे चाइना, और चाइना के सामने आ जाएंगे यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका। ओके, अमेरिका, ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा चौथा। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आप लोग कभी कभी बोलते हैं कि जो अमेरिका है वो तीसरे नंबर पे है और चाइना चौथे नंबर पे। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड, तीसरे नंबर पे चाइना है और चौथे नंबर पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट है। इसके बाद 5वें नंबर पर ये यहाँ पर है ब्राज़ील। ये ऊपर का क्या, उस ऊपर के पार्ट को क्या कहते हैं, तो ये ऊपर के पार्ट है ब्राज़ील। तो ये क्या है, ये 5वें नंबर पे, और 6 नंबर पे ये सीधा ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, 6 नंबर पे। तो अभी तक हम लोग इधर से चल रहे थे, अब जब 5वें नंबर की बात आएगी तो ब्राज़ील से चलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसके बाद 7वां नंबर ये अपना भारत है, तो ये किस नंबर पे, ये 7 नंबर पे। ठीक है, भारत 7 नंबर पे है, और एकमात्र ऐसा देश जो लैंड लॉक है, मतलब जिसका जो एरिया है वो समुद्र से नहीं मिलता है, वो सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। तो ये कौन सा हो जाएगा, कजाकिस्तान। ये ऐसा देश है जिसकी बॉडी जो है वो समुद्र से नहीं मिलती, और सबसे बड़ा देश है ठीक है, उसको बोलते हैं कजाकिस्तान। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है कौन सा है, अल्जीरिया। यहाँ पर अल्जीरिया नामक देश है, यहाँ पर स्थित है, वो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में सबसे बड़ा देश है फ्रांस।
यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल ठीक हो गया होगा। और ये जो अलास्का पार्ट दिख रहा है, ये जो अलास्का दिख रहा है यहाँ पे, और ये उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है। किसका ना है? अमेरिका का ही पार्ट है। और ये कनाडा है, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज से आप ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा देश किस नंबर पे आता है। वो चाहे फर्स्ट पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 5 पूछे, चाहे 6 पूछे। तो भारत का तो आप जान ही गए कौन सा है, 7वां नंबर है। तो आई होप क्लियर हो गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्य विलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, शंकर दयाल शर्मा, बी प्रणब मुखर्जी, सी रामनाथ कोविंद और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए और सोचिए। तो इसका ऑप्शन आप लोग जान ही गए होंगे। इसका ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? इसकी पुस्तकें थी भारत 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसकी पहली पुस्तक कौन थी? भारत 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। दूसरी कौन थी? द ल्यूमिनस स्पार्क्स ए बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर। द लूमिनस स्पार्क्स ए बायोग्राफी इन वर्स इन कलर। तीसरी कौन सी थी? मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ। अब देखिए ऑप्शन के साथ जरा खेलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है शंकर दयाल शर्मा। क्या दिया गया? शंकर दयाल शर्मा। तो इनकी पुस्तक का नाम था देशमणि। इनकी पुस्तक का नाम था देशमणि। देशमणि। प्रणब मुखर्जी दिया गया है। तो प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का क्या नाम था? इन्होंने द कोलियन ईयर्स क्या लिखा था? द कोलियन ईयर्स। द कोलियन ईयर्स कब से कब तक? तो इन्होंने लिखा द कोलियन ईयर्स 1996 से 2012। 1996 से 2012, ठीक है। 1996 से 2012 कौन सी पुस्तक थी? द कोलोनियम, ठीक है। द कोलिनियम ईयर्स। द कोलिनियम ईयर्स 1996 2012। ये किसकी थी? तो ये किसकी थी? तो ये थी प्रणब मुखर्जी की। रामनाथ कोविंद की देख लीजिए। रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में पुस्तक का विमोचन किया था। उसका नाम था द रिपब्लिकन एथिक। क्या नाम था? द रिपब्लिकन एथिक। द रिपब्लिकन एथिक, ठीक है। एक बार फिर से, शंकर दयाल शर्मा की कौन थी? शंकर दयाल शर्मा की पुस्तक का नाम था देशमणि। देशमणि। प्रणब मुखर्जी क्या नाम था? प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का नाम क्या था? द कोलोनियम। द कोलोनियम ईयर्स 1996 से 2012। ओके। और रामनाथ कोविंद की पुस्तक का क्या नाम था? तो रामनाथ की कोविंद की पुस्तक नाम था द रिपब्लिक एथिक। द रिपब्लिक एथिक। द रिपब्लिक एथिक। ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग मतलब आईसीसी की स्थापना। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी, आप लोग सोचिए। ए ऑप्शन नंबर 1909, बी 1928, सी 1975 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ओके। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है बीसीसीआई का पूरा नाम, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। 1975 में क्या हुआ था? 1975 में जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का पहला आयोजन, वर्ल्ड कप का पहला सत्र जो हुआ था, उसका आयोजन हुआ था कब? 1975 में। 1975 में वर्ल्ड कप का पहला आयोजन हुआ था। किन किन टीमों के कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, वर्ष 1975 में, ठीक है। किन किन के इनमें फाइनल में कौन पहुंची थी? फाइनल में पहुंची थी वेस्ट इंडीज,
वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नामक दो टीमें जो थी वो क्या फाइनल में पहुंची थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज जो था वो जीत गया था, कितने रनों से जीता था, तो वेस्ट इंडीज जीता था 17 रनों से। पहला विश्व कप जो था वो 17 रनों से वेस्ट इंडीज जीता था। किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। जब वेस्ट इंडीज जीता था उसके कप्तान कौन थे, तो इसके थे क्लाइव लाउड। कौन थे, क्लाइव लॉयड, क्लाइव लॉयड थे। किस टीम के कप्तान थे, तो ये वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। वेस्ट इंडीज कब पहला विश्व कप कब जीता था उसने, 1975 में। जब शुरुआत हुई थी वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही उसने क्या जीता था, वर्ल्ड कप को जीत लिया था और वेस्ट इंडीज ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया क्या रहा था, उपविजेता रहा था। वर्ष 1975 में ऑस्ट्रेलिया जो था वर्ष विजेता रहा था। सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, कितनी बार जीता है, तो 5 बार। भारत 2 बार, भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप को जीता है, 1986 और 2011 में। ओके, अब देखिए आईसीसी और बात करते हैं। 1909 में जब इसकी स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन से हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर। कौन है, शशांक मनोहर। लेकिन हाल ही में इनके पद को लेकर विवाद चल रहा है और ये इन्होंने कहा है कि मैं अपने पद को छोड़ रहा हूँ। तो जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक तो ये बने रहेंगे, और जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग इसके पद को अभी आप लोग डॉट कर लीजिएगा, ठीक है। 1900, अब देखिए बीसीसीआई 1928 में बीसीसीआई की बात करते हैं। तो बीसीसीआई की स्थापना तो 1928 में हुई थी। लेकिन वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सौरभ गांगुली। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सौरभ गांगुली। ये कौन है, ये भारतीय क्रिकेट पूर्व क्रिकेटर हैं और पूर्व कप्तान भी हैं भारत के। तो अब 1975 की तो बात मैं कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय गैर कौन थे, एकमात्र गैर भारतीय कौन थे। क्या कह रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, यहाँ पर होने वाला लिख लीजिएगा, एकमात्र गैर भारतीय कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ग्रेग चैपल, बी डंकन फ्लेचर, सी जॉन राइट और डी वी फर्नांडीज। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ग्रेग चैपल कब से कब तक भारतीय टीम के कोच थे। ये भारतीय इंडियन टीम, और कौन सी इंडियन टीम, क्रिकेटर, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं ग्रेग चैपल। ये कब से कब तक थे, तो ये 2005 से लेके 2007 तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर रहे थे। कौन, ग्रेग चैपल। इनका मशहूर विवाद हुआ था किसके साथ, तो इनका विवाद बहुत ही जाना माना विवाद था इनके सौरभ गांगुली के साथ। सौरभ गांगुली के साथ इनका विवाद काफ़ी सुर्खियों में था। डंकन फ्लेचर 2011 से लेके 2011 से 2015 तक थे। और इनका जो ये था, ये भारतीय लोगों की तरफ से इनका बहुत विवाद था, क्योंकि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी 2011 से लेके 2015 के बीच, तो उन्होंने सारी सीरीजें गंवाई थी इंडिया में और इंग्लैंड में, इसलिए इनकी बहुत आलोचना हुई थी। इसके बाद जॉन राइट न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये भारत के पूर्व कोच रह चुके हैं। क्रिकेट टीम के पूर्व कोच कब से कब तक थे, तो ये 2000 से लेके 2005 तक भारतीय क्रिकेट टीम के क्या थे, पूर्व कोच थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बचा डी। और ये बी आई फर्नांडीज, यही क्या है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी आई फर्नांडीज। ये पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले एकमात्र गैर भारतीय हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिए जाते हैं। कब से, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 1985 में दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, ऐसे जाने माने प्रशिक्षकों, मतलब जो ट्रेनर होते हैं, किसी भी खेल के जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है, जिन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया हो, खिलाड़ियों या टीमों का प्रशिक्षण किया हो, जिनकी वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतरीन सफलता हासिल की हो। ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9।
वर्ष के रूप में यहाँ पर लिख दिया किस देश के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है नेसेट, लिखा है क्या है, नेसेट लिख लेना, नेसेट, ठीक है। नेसेट के रूप में किस देश की संसद को जाना जाता है, यहाँ पे वर्ष लिख गया है तो उसको उसके लिए सॉरी। और नेसेट लिखा है, नेसेट के रूप में किस देश की संसद को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, बी ईरान, सी इजराइल और डी बांग्लादेश। तो आप लोग सोचिए नेसेट जो है वो किस देश की संसद का नाम है, तो फिनलैंड। ऑप्शन से मैं खेलता हूँ, फिनलैंड की जो संसद है उसका नाम है एडुस कुस्टा, क्या नाम है, एडुस एडुस कुस्टा, एडुस कुस्टा। ये कहाँ की संसद है, तो ये फिनलैंड की संसद है। ईरान की संसद का क्या नाम है, ईरान की संसद का नाम है मजलिस। और ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इजराइल, इजराइल है, इसका इसकी संसद का क्या नाम है, तो इसकी संसद का नाम है नेसेट। और यही हमसे पूछ रखा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो इसका नाम है जातीय संसद, इसका क्या नाम है, जातीय संसद, जातीय संसद। फिनलैंड की एडेस कुस्टा, ईरान की मजलिस, इजराइल की नेसेट और बांग्लादेश की जातीय संसद, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आखिरी होगा उसकी तरफ। तो ओके फ्रेंड, इसमें आप लोग नेसेट कर लेना, नेसेट के रूप में, ठीक है। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था शायद, कल मैंने दूसरा बताया था, लेकिन आज इसका पूछ रहा है, अमरूद का पूछ रहा है। अमरूद का वानस्पतिक नेम क्या है, ऑप्शन नंबर ए इपोमोय बटाटा, सीडियम गुआवा, डकस कैरोटा और प्यूनिक ग्रेनेट्स। आप लोग इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक को आपको बताना है। तो सोचिए, इपोमोय बटाटा, इपोमोय बटाटा किसका वनस्पतिक नेम है, तो यह है शकरकंद का, शकरकंद का नाम क्या है, इपोमोय बटाटा वनस्पतिक नेम है। डकस कैरोटा, तो ये किसका नाम है, यह है गाजर का। आप लोग जान गए होंगे कैरेट मतलब क्या होती है, गाजर होती है, तो कैरोटा, डकस कैरोटा, कैरेट वैसे ही लिख दिया गया इसमें, तो ये गाजर हो जाएगा। इपोमोय बटाटा, बटाटा मतलब जान गए होंगे, बटाटा होता है वो आलू से जो सारी चीज़ें बनती है उसको बोलते हैं बटाटा, तो बटाटा मतलब शकरकंद। प्यूनिक ग्रेनेट्स, तो आप जान गए होंगे, प्यूनिक ग्रेनेट्स मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनार, अनार, इसका क्या हो जाएगा, अनार, प्यूनिक ग्रेनेट्स। और बचा क्या है, तो बचा सीडियम गुआवा, गुआवा मीन्स क्या होता है, गुआवा मीन्स क्या होता है, तो गुआवा मीन्स होता है अमरूद, तो इसका आप लोग जान ही गए होंगे, गुआवा लिखा है तो सीडियम गुआवा इज करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 होते हैं क्लियर। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और इसको क्या कर दीजिए, एक बार लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिए आप कितने क्वेश्चन किया है, और लाइक ज़रूर करना फ्रेंड, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।